बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। तय है कि आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अस्करी क़यादत ने जो फ़ैसले किए हैं वो बड़े अहम हैं। अगर बात की जाए तो आज कौमी असम्बली ने भी फ़ैसला कर दिया। आज कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करते हुए वाज़े तौर पर आज आलमी क़ुव्वतें और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और रॉ फंडेड एजेंसी के जो एहलकार हैं और ख़ास तौर पर BLA और BLA समेत जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्द में मारे गए वो दहशतगर्द और उनके हैंडलर जो बाहर बैठे हुए हैं उनको वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपनी सरहदों की, अपने शहरों की जो है दिफा और जो है उनके मुहाफ़िज़ जो हैं रादन करके अपने मुल्क को और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को ख़ात्मे के लिए जिस तरह से इक़दाम उठा रहे हैं वो बड़े अहम हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह से ये फंडेड जिस तरह से जो रॉ फंडेड जो दहशतगर्दी है उसके पीछे इंडिया समेत वो ममालिक हैं जो चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में CPEC समेत जो है पाकिस्तान की तरक्की जो हो रही है उससे वो नाखुश हैं और किस तरह से ये दहशतगर्दी की जा रही है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो मनाज़िर हैं मुख्तलिफ़ आलमी सतह पर, जिस तरह से हिंदुस्तान पेड जिस तरह से सोशल अकाउंट हैं मीडिया के उन पर दिखाई दिए, वो भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल उठाते हैं कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से एक तरफ दहशतगर्दी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया और मीडिया के तहत जो है किस तरह से पेश किया जा रहा है बलूचिस्तान के वाक़े को, मगर इस तरह से नहीं बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को किस तरह से मारा गया, बलूचिस्तान में किस तरह से जो है ख़वातीन को जो है इस्तेमाल किया गया, नहीं बताया जा रहा। तो ये नहीं बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो तरक्की हो रही है, जो इस वक्त यकीनी तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत वहाँ पे जो काम कर रही है वो नहीं बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है सिर्फ उन लोगों को कि जिस तरह से वो इस बात पर यकीन करें कि वाक़तन बलूचिस्तान में कोई सूरत हाल ख़राब है, मगर सूरत हाल बेहतर है तो उन हैंडलर की है जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, जो वहाँ बैठ कर इन मासूम बलोचों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। मगर हिंदुस्तान अपने गिरेबान में नहीं जागता। आज हिंदुस्तान की बात करें तो साबिक आर्मी चीफ़ ने जो 31 अगस्त 2020 को जब लद्दाख में कहीं ना कहीं देखा गया कि चाइना ने जिस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी, और आज आर्मी चीफ़ जो है, जो साबिक आर्मी चीफ़, उन्होंने अपने किताब में ये इंकशाफ कर दिया, बता दिया और वाज़े तौर पर लिख के दिया कि मैंने रात गए राफ्ता किया, यानी कि उस वक्त के आज के भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बताया कि क्या इक़दाम हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त हम पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और हिंदुस्तान ने के आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने नहीं बताया और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन दी। तो कहें कि कहीं ना कहीं फ़ैसला तो यही करना चाहिए था हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं आप खुद देखें। और बाद में राजनाथ सिंह ने खुद उन हलाकतों का जो कि हिंदुस्तान की फ़ौजियों की हुई उनका सारा मलबा जो है उस वक्त के आर्मी चीफ़ पे डाल दिया। तो बात करेंगे, आज बड़े अहम सवाल हैं जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजा अंसारी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है और वफाक के तर्जुमान हैं बराए सिंध में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं कर्नल रिटायर आब्दुल लतीफ़ साहब, दिफाई तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका जो है तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद पनाह साहब हैं, रहनुमा है मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के जो है रहनुमा हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए राजा अंसारी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। कहिएगा सर, ये दहशतगर्दी और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, कहीं ना कहीं ये रॉ फंडिंग जो दहशतगर्दी है इसको जिस तरह से आलमी मीडिया में और ख़ास तौर पर जो है सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं, ख़ास तौर पर इसराइल और इंडिया के वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो तो दिखा रहे हैं, मगर जो बलूचिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया गया, बताया गया, अब कम से कम ये दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वहाँ पर हिंदुस्तान फंडिंग जो ये BLA है वो कार्रवाइयाँ कर रही है और मासूम लोगों को मार रही है। जी मुगरी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान बेसिकली देखें पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है और तकरीबन पाकिस्तान का 43.6% है। और वफाक, इसमें मैं आपको अर्ज करता चलूं कि अपनी 90% जो बलूचिस्तान का बजट है उसमें 90% वफाक कंट्रीब्यूट करता है।
इस वक्त एक बलूचिस्तान के हवाले से जो सोशल मीडिया आप देख लें, या जो एक मिथ बना दी गई या एक बयानिया बना दिया गया, जिसमें ये बात पूरी दुनिया में बहुत से लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा रखते हैं वो लोग भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है, बलूचिस्तान में तरक्की कम है, या बलूचिस्तान के हुकूक वहाँ लोगों को नहीं मिलते, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। बलूचिस्तान में 25,000 किलोमीटर रोड और रास्ते बने हैं, जो कि मैं समझता हूँ सिर्फ 375 किलोमीटर थे 1947 में। 25,000 किलोमीटर जो है वहाँ पे सड़कें बनी हैं, और फेडरेशन ने खासतौर पर उसमें बड़ा अपना अमल दखल दिया है। इसी तरह वहाँ पे जो बजट के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से रिमार्केबल जो है वो प्रोजेक्ट्स लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक मिथ बनाई गई, क्योंकि इंडिया को अपने प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने के लिए एक बयानिया जरूर बनाना, उनकी मजबूरी थी कि वो बयानिया बनाए, और वो बयानिया यही था कि जी एहसास महरूमी है और वसाइल पे हमारा कब्जा नहीं है और लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग बलूचिस्तान के जो वहाँ पे रहते हैं और रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं, आईन पाकिस्तान से वफादार हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। देखें, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हमें ज़्यादा अक्सरियत को, उनकी राय का ज़्यादा एहतराम करना है, सिवाय के चंद लोगों के। तो जो पैसे लेके पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क से और प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे काम करें, तो मैं समझता हूँ रियासत ने अभी एक फैसला कर लिया है, और वो फैसला यही है कि इस तरह के लोगों से निपटा जाएगा। अब कोई डायलॉग नहीं होगा, अब कोई बातचीत नहीं होगी। ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के आम शहरियों को, खुद बलूचिस्तान के, अभी भी जो आपने देखा रिसेंटली जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इन लोगों की तरफ से, उसमें बलोच फैमिलीज को, उनके बच्चों तक को जो है इन्होंने शहीद किया है। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ अब रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, और हमारे जो फौजी जवान हैं जो ऑपरेशन वहां कर रहे हैं, जो शहादतें नोश फरमा रहे हैं इस वतन की खातिर, वतन के अवाम की जानें बचाने की खातिर, उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से इनको जवाब दिया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने माशाल्लाह जो बिल्कुल। कुर्बानियां दी हैं, ये और कुर्बानियां इसके साथ कौम साथ नहीं भूलेगी। राजा अंसारी साहब ये बताइएगा, फ़ौरन जो कि अच्छी बात है, वफाकी वज़ीर दाखिला पहुंच गए और पहले दिन, और इसी तरह से वज़ीर आला और इसके साथ साथ कोर कमांडर जो है कोटा और पूरी असरी क़यादत भी ऑन बोर्ड थी। मगर क्या अच्छा नहीं होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी चले जाते, और इसके साथ साथ जो है जो अहम रहनमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इससे बढ़कर, क्योंकि हुकूमत वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जाना चाहिए था। कल भी मैंने कहा कि इससे हट के भी वज़ीर आला KP और मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी जो है अपने उन शोदा और के आंसू पहुँचने चाहिए थे, और ज़ख्मियों के जो है जो ज़ख्म थे उस पर मरहम लगानी चाहिए थी। यकजहती का एक बताते कि जी नहीं, हम पाकिस्तानी कम से कम इस नुक्ते पे तो एक है जो आलमी दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्द सबको मार रहा है, सिर्फ बलोचों को नहीं मगर पंजाबियों को, पख्तूनों को, सिंधियों को, और जितने भी कश्मीरियों को, हज़ारे वालों को, गिलगितियों को, सराइकियों को, तो दुश्मन तो किसी को नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल मुगरी साहब, देखें, आपको याद है कि अभी रिसेंटली मोहतरम वजीर आजम जो है वो कोयटा गए हैं, बलूचिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया है, और बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने बड़े वहाँ मीटिंग्स की हैं, काम किए हैं, फंड्स की रसाई को यकीनी बनाया है। तो मोहतरम वजीर आजम, उनकी पूरी टीम बलूचिस्तान के साथ है, बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ी है। वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हमारे फौजी जवान जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनसे मिलना, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, और वो जरूर अब दोबारा भी जाएंगे, बार बार जाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले जब बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल थी, सबसे ज्यादा मोहतरम वजीर आजम के विजिट थे बलूचिस्तान के। तो बलूचिस्तान को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इशू यही है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर चंद शरपसंद लोग, वो इसराइल और इंडिया से डायरेक्टली फंडिंग लेकर जो दहशतगर्दी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो कोई भी वाकया करते हैं उसकी एक वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो वीडियो दिखाकर पैसे ले सकें कि ये कार्रवाई हमने की है, वरना बिल्कुल। बहुत से लोग, एक कार्रवाई होती है, उनके बहुत से प्रॉक्सीज हैं, तो वो ये जो है वो हर आदमी ये क्लेम करता है उनके लिए कि जी ये हमने कार्रवाई की है, तो अब तो वो तो वीडियो बना के भेजते हैं। ये हालत है साथ ही इनकी रहेगा कि अपने राजा अंसारी आकाओं को साहब, खुश करने के मैं लिए आबिद सब लतीफ़ कुछ कर साहब रहे को हैं। शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब, आपके वक्त देने का। फरमाइएगा सर, ये जो
ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की रॉ फंडेड जो BLA है, जिसको कह सकते हैं कि उनको जन्म वासल हमने करवाया है और कई दहशतगर्द उनको जो है हमने मार गिराया है, मगर उसके साथ साथ ये भी तो तय है कि पाकिस्तान इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद जो है आलमी सतह पर अपना नुक्ता बयान कर सका है उस तरह से, जिस तरह से 12 हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जो प्लांटेड हमले होते हैं तो उस पर भी इतना चलाता है और पूरी दुनिया को बताता है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जो कि होता भी नहीं है। मगर यहाँ पर तो BLA और दीगर उनके जो रिटायर्ड ऑफिसरान हैं वो टॉक शोज़ में, प्रोग्रामों में, मीडिया में आके कहते हैं, पार्लियामेंट में इवन के वो इनके सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वो भी आके कहते हैं कि हाँ जी हम पैसे दे रहे हैं, हमें करवाना है। मगर यहाँ पर जो दहशतगर्दी है उस पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तो इन्वॉल्व है। तो सवाल ये बनता है कि हम अपने इस बयानी को बयान कर सकें उस तरह से। जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, जो बयानिया है, जो नैरेटिव होता है, उसका एक नैरेटिविटी आर्क होता है और पाकिस्तान ने, आपने जैसे कहा कि क्या हम अपना जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसके कई सबूत हैं, क्या हम उसको इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी ये प्रोजेक्ट कर पाए हैं कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर इंडिया के ऊपर कोई कदगन लगे, उसकी सजनिश हो, या उससे पूछा जाए कि वो किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट मुल्क के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किए हुए है, एक प्रॉक्सी के थ्रू, और प्रॉक्सी वो अफगानिस्तान को यूज कर रहा है। देखिए, पहले भी 2-3 दफा डोजियर्स जो हैं वो इंटरनेशनली दिए जा चुके हैं और ये जो सारा डाटा है ये कई दफा सारे मुल्कों को दिया गया है, पर्टिकुलरली रीजनल कंट्रीज में दिया गया है। SCO की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी दिया गया, और आपको याद होगा आज से 4 महीने पहले जब मॉस्को में एक मीटिंग हुई थी जिसमें रीजनल कंट्रीज थी, ईरान था, पाकिस्तान था, चाइना था, रशिया था, ताजिकिस्तान था, तो वहां पे भी पाकिस्तान ने ये इशू खड़ा किया था। उसके साथ साथ जो ये मुज़ाकरात जो हुए थे अफगान रजीम के साथ, जिसमें कतर में भी हुआ था और जो तुर्किया में भी हुआ था, उसमें भी इस पॉइंट को उठाया गया था। लेकिन देखिए, बात यह है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे जो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ, कि ये जो टेररिस्ट है वो 2 G's का फायदा उठाता है। पहला G ग्रीवेंसेस, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, या बयानिया इस बेस पे बनाया जाता है, क्योंकि आपने बयानी की बात की कि लोगों को ग्रीवेंसेस हैं, डिप्रिवेशन है, और जो स्टेट है वो खुदा न खास्ता उनको एड्रेस नहीं कर रही। जैसे पहले भी आपने कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, एक्चुअली स्टेट तो उसको एड्रेस कर रही है। अब रिसेंटली आपने देखा कि जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान किया गया था, और ये भी कहा गया कि अगले साल इसको 3 अरब कर दिया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई लोकल लोगों की, जिसमें वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, लोकल लोग भी थे, अगर वहाँ पे कोई मिलिट्री का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी इसका पार्ट था, जो कि डेवलपमेंट करेंगे लोकल इलाके के हिसाब से। अच्छा, जो दूसरा G है जो कि जिसका इस्तेमाल करता है टेररिस्ट या उसके हैंडलर, वो ग्रीड है। जब वो टेररिज्म को या टेररिस्ट को हायर कर लेते हैं या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फिर वो उसको लालच देते हैं कि तुम जब कोई एक्टिविटी करोगे, टेररिज्म करोगे, तो यू विल बी रिवॉर्डेड। और उसके लिए आपको पता है कि इंडियंस ने वो चैनल खोले हुए हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो, चाहे वो किसी और तीसरे तरीके से हो, या फैसिलिटेशन इन नार्को और अदर जो डायबोलिकल ट्रेड्स हैं उसके नेक्सस के थ्रू हो, तो वो भी उसमें भी ज़्यादा इंडिया की इन्वॉल्वमेंट। तो इंडिया की यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो मल्टी फेसेट है। वो वेपन्स भी अफगानिस्तान के थ्रू यहाँ आ रहे हैं, उन वेपन्स को खरीद भी वहाँ पे कोई लेके तो इन लोगों को दे रहा है, अफगानियों से ही अफगानी खरीद के दे रहे हैं, लेकिन उसके पैसे जो हैं वो इंडियंस दे रहे हैं, फिर उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, और ये टेररिज्म भी फैलाया जा रहा है यहाँ पे, और इसके साथ साथ टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा जो 2 दिन पहले जो बलोचिस्तान के 12 शहरों पे अचानक हमला हुआ, इसमें दौरान ऑपरेशंस, दिस इज ऑल रिकॉर्डेड, कि वो सारे के सारे जो लोग थे वो अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल कम्युनिकेशन में थे। अच्छा, अब ये देखने की बात ये है कि जी ये जब सारा कुछ है, ये मैट्रिक्स बन गया और ये पैनोरामा है, तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है, आपने इसको टैकल कैसे करना है। तो उसके लिए देयर इज अ थर्ड G विच इज गवर्नेंस। आपने गवर्नेंस इंप्रूव करनी है। गवर्नेंस चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नेंस हो, सोशियोलॉजिकल गवर्नेंस हो, इकोनॉमिक गवर्नेंस हो, जो माजी में भी अगर चले जाए, अगर अभी PMLN की हुकूमत है, इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, PTI की हुकूमत रही विफाक में, मगर कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के अंदर तो कहीं इत्तेहादी हैं या फिर
वहाँ पे जो बलोच रहनुमा हैं वो आगे आए हैं, मगर आज तक जितनी भी बलूचिस्तान में हुकूमतें रही हैं वो तो हमने सिर्फ तजुर्बे करते रहे हैं कि नहीं जी अब ये जो आए हैं ये मामलात दुरुस्त करेंगे। फिर ये फार्मूला भी जो कि बातचीत का है, माजी में अगर जाएं तो उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमने इंगेजमेंट भी की कि चलें ये नाराज़ बलोच हैं, पहाड़ियों पे चले गए, उनको उतारा। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया, वफाकी हुकूमत ने उस वक्त लिया कि उनको पाकिस्तान के झंडे थमाए और वापस ले आए और कौमी दायरे में लाने की भी कोशिश की। मगर अब जो सूरत हाल है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, उसमें तो ये बात नहीं हो सकती जैसे कि राजा अंसारी साहब ने कहा कि अब इनसे कोई बात हो सके और इनसे कोई डायलॉग का सिलसिला हो चुके और हो सके और आगे बढ़ सके। देखिए, आपने जैसे कहा नाराज बलोच हैं, नाराजगी तो दूर की जा सकती है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल जैसे राजा साहब ने कहा कि अब जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी गई हैं। अगर ट्रेन का अगवा किया जा रहा है, उनको लोगों को उसमें शहीद किया जा रहा है, उसके बाद आपके आए दिन जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, एफसी, उनके जवान शहीद हो रहे हैं। फिर आपने देखा जिस तरीके से ये परसों इवन बैंक लूटे गए, हॉस्पिटल के अंदर खुली फायरिंग की गई, जगहों को जलाया गया, कंपाउंड चलाए गए, ये तो बिल्कुल एक इनह्यूमन है। अब तो आई थिंक वो लाइन क्रॉस कर गए कि जिसमें आप कोई नेगोशिएशन या वापसी का कोई रास्ता हो। लेकिन देखिए ये जो सारी सूरत हाल है डेफिनेटली अब इसमें तो सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है और किस तरीके से करवा रहा है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैं समझता हूं कि जो मिलिट्री प्रोंग अप्रोच, जिसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी, काइनेटिक अप्रोच तो ऑलरेडी आप ले रहे हैं, आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, स्मॉल टेक्टिकल टीम्स ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ड्रोन्स के थ्रू एंगेज कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल तरीकों से साथ ही रहेगा। आप जल्दी साहब, लेकिन मैं मोहम्मद पन्ना साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद पन्ना साहब, आप अगर सही सुन पा रहे हैं सर बताइएगा कि आपका नुक्ता नज़र और आपकी पार्टी का क्या है कि एक तो बलूचिस्तान में जिस तरह से रॉ फंडेड और BLA की कार्रवाइयाँ, फिर अफवाज पाकिस्तान का बर वक्त जवाब देना और 177 से ज़्यादा जो है दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करना और आम शहरियों पे जिस तरह से बलूचिस्तान में BLA जो खुद दावा कर रही है कि जी बलूचिस्तान के हुकूक, मगर हुकूक की तो दूर की बात, मगर वो मासूम शहरियों पे खुद हमलावर है और लोगों को मार रही है। तो यहाँ तो फिर बात ख़त्म हो गई कि आप एक तरफ बलूचिस्तान का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा शुरू में इंट्रो दिया था, थैंक यू वेरी मच। आपने इसी बलूचिस्तान के हवाले से मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 200 के करीब दहशतगर्द तो मारे गए और 100 के करीब डिफरेंस फोर्सेस के लोग वो भी हमारे शहीद हो। ये तो इस वाक्य में नहीं। मैं इस मुद्दे से थोड़ा अर्ज करूं, इतना बड़ा वाक्य हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, फोर्स को, वहां रिक्वेस्ट है मेरी कि कोयटा में को कैंप लगाएं, इसका परमानेंट कोई हल निकालें। कब तक हमारे बच्चे शहीद होते रहेंगे और कब तक हम इंडिया के पीछे, ये तो अपने ही है ना, मतलब हम इंडिया इसलिए मजाक उड़ाता है, उसको पता है कर कुछ नहीं सकता, तो लिहाजा वो हमें बदनाम करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, BLA के खेल में या किसी और तरीके से। ये 78 से BLA चले आ रहे हैं, यही हालात है हमारे। इसके जब अब बैंक लूट गए, रोजगार खत्म हो गया, तो उन लोगों का क्या कसूर था? दुनिया का नंबर 1 गवादर पोर्ट है, गवादर जो है वो हमारे गेम चेंजर है और बहुत नजदीक वहां से UAE के लाइटें दिखती हैं। मोहम्मद पन्ना साहब थोड़ा लाउडली बोलिएगा क्योंकि नाज़रीन तक और मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। जनाब बोलिए। सर मैंने कहा सर दुनिया का जनाब बेहतरीन एयरपोर्ट, लार्जेस्ट गवादर एयरपोर्ट है जी। तो ये इस किस्म का एयरपोर्ट सबको दुनिया में क्लिक करता होगा। हमारा UAE की तो इधर जो है लाइटें नजर आती है, इंडिया करता रहा है 78 से, अब उससे इग्नोर नहीं करते, लेकिन हमें भी सीरियसनेस दिखा के इस मसले को हल करना चाहिए। मसलन 1.5 करोड़ की आबादी है टोटल। सर मसला कैसे हल करें मोहम्मद पन्ना साहब? मसला हल तो ये नहीं हो सकता कि अब फैसला करना पड़ेगा जो कि अफवाज पाकिस्तान और इस बहसियत कौम ने, तमाम लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि हम इन दहशतगर्दों के साथ बात नहीं करेंगे।
नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप दहशतगर्दों से बात करें, लेकिन मसले को स्ट्रांग करके बजाय वहां से देखो, ऐसा कौन सा बलोच है, 2 दफा तो बलोचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, हर दफा इन्हीं सरदारों में से चीफ मिनिस्टर हुए, इनको इकट्ठे करने से मसला तो हल नहीं है ना। कम अज कम बलदियाती निजाम तो दे दें उनको। बलदियाती निजाम से क्या होता है, पिछला भी हुआ है, तो वो लोग जो कारोबार करते हैं, सर एहसासी तो अपने महरूमी की बात करें तो मैं बलूचिस्तान जाता रहता हूं, और मेरे अजीज़ व अकावर अब आपके भी होंगे, सब दोस्त भी होंगे, आप सब तमाम दोस्तों के, मगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैडेट कॉलेज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो बलूचिस्तान में है। अगर जो है टेक्निकल कॉलेज देखे जाएँ, जो कि वफाकी वज़ीर दिफा ने असम्बली के फ्लोर पे भी बताया, मगर ग्राउंड पे भी देखा जाए तो वहाँ पर नज़र आते हैं। और जरा तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो वहाँ एजुकेशन बिल्डिंगें तो बन गई, कंपल्सरी को सिस्टम बना, 1.5 करोड़ आबादी में एजुकेशन अच्छी जैसे आ रहा है, गवादर है, इसमें कंपल्सरी आ जाएगी एजुकेशन। मैं जो कुछ कहना चाहता था वो दूसरी बात अब करना चाहता था जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जब तक कोई लोकल आदमी डेवलपमेंट नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा और बलदियाती निजाम, तो ये 78 सालों से ले आ रहे हैं। 2 चीजें अगर कर लें ना, ये बलोचिस्तान आपके पास बिल्कुल काबू में आ जाएगा। एक, पानी का बंदोबस्त होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। बिल्कुल। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक रीढ़ की हड्डी होती है। ये लोग सारे, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट भी है, और वहाँ का जो प्रोडक्ट है, आप खजूर का देखें सर, यही बयानिया जो है बीएलए और हिंदुस्तानी मीडिया बयान कर रहा है कि वहाँ पे ना तो पानी है, ना तो एग्रीकल्चर है, ना तो स्कूल है, ना तो रोड है। अगर आप डेरा मुराद जमाली से औस्ता मोहम्मद से सफ़र करें जैकमाबाद से, तो पट फीडर से लेकर तमाम दोनों अतराफ़ में जिस तरह की आबादी है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ज़रूरी शोबे में जो है बेहनता वहाँ पे फसलें होती हैं, कारोबार होता है, राइस मिले हैं, आइस मिले हैं। ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं, मगर उन बलोच रहनुमान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि 12 वक्तन हुकूमत में रहे हैं, वो अगर चाह रहे हैं कि जी अगर हमें नहीं मिला और हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो सब कुछ नहीं है, फिर ये जितने भी दहशतगर्द हैं ये सही कर रहे हैं, तो फिर उनसे भी तो बात नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, मैं किसी से, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, या गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं वो चाहता हूँ, अब जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ जितने भी आपके माइंड्स हैं। चले सर, मैं राजा अंसारी साहब की तरफ जाऊँगा। मुख्तसर सा राजा अंसारी साहब, अगर आप फरमाइएगा, जो नुक्ता नज़र है जो कि बड़ा अहम है, मगर कहा जाए, मोहम्मद पनाह साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, वहाँ पर जो लोग हैं जो हुकूमत के साथ हैं, आईने पाकिस्तान को, दस्तूर पाकिस्तान को मानते हैं, कम से कम उनसे तो बात की जाए। मगर मैं नहीं समझता कि जो आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान को मानते हैं वो तो उनके साथ ही नहीं है, तो फिर बात किससे करें? जी एग्जैक्टली इस वक्त देखें, हम सिर्फ इस पैराए में बात कर रहे हैं कि जो लोग रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं जी, जो फसाद फिल अर्ज हैं, जो एक ही सूरत में उनको माफी मिल सकती है, हथियार डाल दें तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनसे बर्ताव किया जाएगा। लेकिन ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि भाई वहां उनके हुकूक कोई सल्ब हो रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान में 15,096 स्कूल हैं, 12 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 13 कैडेट कॉलेजेस हैं, 321 टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स हैं, 145 कॉलेजेस हैं, 18 टेक्निकल हॉस्पिटल्स हैं जो टेक्निकल एजुकेशन देती हैं, 13 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, 1366 अदर मेडिकल फैसिलिटीज हैं। तुर्बत का सिर्फ मिसाल ले लें, 4 लाख की आबादी का शहर है तुर्बत, वहां एयरपोर्ट भी है, वहां यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो हिस्सा देता है बलूचिस्तान, वो सिर्फ 124 बिलियन है, जबकि एनएफसी से इनको मिलता है 933 बिलियन। जो 90% जो बजट है उसका हिस्सा जो है वो वफाक डाल रहा है। इसे हटकर अगर बात की जाए, जो कि हम सूबाइयत पे नहीं, कौमियत पे यकीन रखते हैं राजा अंसारी साहब, मगर 2 सूबे सिंध और पंजाब रेवेन्यू जनरेट करता है और केपी और बलूचिस्तान को चलाता है। ये भी तो एक अलबिया है ना, देखे तो सही ना कि ये तो मुल्क किसी को कहते हैं ना, कि अगर हमारा कोई भाई सूबा जो है वो अगर रेवेन्यू कलेक्शन इतना नहीं कर पा रहा, लेकिन उनकी नीड्स ज्यादा हैं, वो पसमानदा ज्यादा हैं, तो दूसरे सूबे अपना कट करके भी उनको देते हैं। मैंने अभी अर्ज की ना कि 124 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन है,
बलूचिस्तान से, और 933 बिलियन जो है वो वफाक जो है एनएफसी के जरिए दे रहा ठीक है। है। मैंने जो चीजें आपको गिनवाई है कुछ भी नहीं है, अगर हम और डिटेल्स में जाए पता नहीं क्या क्या बिल्कुल वहां सर, बन रहा है। मुझे एक पहले शॉर्ट भी आपको कमर्शियल बता ब्रेक का चुका कहा कि- जा रहा है, अब ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बड़ा एक और भी बड़ा अहम मौजू है जिस पे आके बात करेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान की बात हो रही थी, हिंदुस्तान के कहते अपने ही बेली ने लंका ढा दी, और साबिक आर्मी चीफ ने जिस तरह से अपने किताब में इंतशाफात किए हैं, वापस आके उसी पे बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के सामने कि क्या वाकई ऐसा है कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जिस तरह से जो बयान कर रहे हैं, और कल यानी कि जमहूरियत का राग गाने वाली हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत का राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं करने दी। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।